आपको अपने एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, मतलब क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। लोगों को डिस्क्राइब करने का सबसे अगर हम बात करें कॉमन तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें डिस्क्राइब करना। जब हम किसी पर्सन को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल या उड़िया भाषा बोलता है या फिर तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक रीजन को अलग अलग मतलब तरीके से, जैसे फूड, क्लॉथ, पोएट्री, डांस, म्यूजिक और पेंटिंग से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन आइडेंटिटीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है अनंत काल से एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि आज जो हम फ्रंटियर देख रहे हैं जो सेपरेट करता है अलग अलग रीजन को, ये इवॉल्व किया है समय के साथ और आज भी जो है वो चेंज होते रहता है। ये जो रीजनल कल्चर आज हम देख रहे हैं ये बहुत ही, अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से विकसित हुई है, मतलब इवॉल्व हुई है। और इस प्रोसेस के तहत लोकल ट्रेडिशन, अगर हम बात करें तो, और अदर पार्ट्स जो सब कॉन्टिनेंट के आइडियाज हैं, इन सब के बीच जो है आइडियाज का आदान प्रदान हुआ है, जिसके कारण जो है ये जो हम देख रहे हैं ये विकसित हुआ है, मतलब इवॉल्व हुआ है। तो जैसा कि हम देखेंगे कि कुछ ट्रेडिशन जो है वो ऐसा लगता है कि वो स्पेसिफिक है किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, वही दूसरी तरफ कुछ हमें ऐसा दिखेंगी जो काफ़ी रीजन में एकदम मतलब सिमिलर है। इसके अलावा जो है कितनी बार हमें ओल्ड प्रैक्टिसेस दिखेंगे कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में मतलब इवॉल्व हुई है, लेकिन कुछ समय के बाद वो दूसरे रीजन में जाके नया फॉर्म ले लेती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कल्चर जो है एक तरह से डेवलप होता है। तो आज हम इस चैप्टर में बहुत सारे रीजनल कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे इवॉल्व हुआ है। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेराज और डेवलपमेंट ऑफ मलयालम के बारे में। फिर हम रूलर और रिलीजियस ट्रेडिशन जगन्नाथ कल्ट का पढ़ेंगे। उसके बाद हम राजपूत्स और ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम स्टोरी ऑफ कथक देखेंगे। फिर हम क्लासिकल डांस के बारे में जानेंगे। फिर हम ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स पढ़ेंगे। फिर हम एक क्लोजर लुक देंगे बंगाल को, जिसमें हम देखेंगे कि रीजनल लैंग्वेज का ग्रोथ कैसे हुआ। फिर हम पीर्स और टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे और फाइनली हम ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स के बारे में देखेंगे। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे चेराज और डेवलपमेंट ऑफ मलयालम के बारे में। महोदयपुरम का चेरा किंगडम जो कि एस्टेब्लिश किया गया था साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला में, जो कि प्रेजेंट डे अभी केरला में है, 9th सेंचुरी में। संभवतः अगर हम बात करें तो मलयालम भाषा इस एरिया में बोली जाती होगी। इस एरिया में जो रूलर्स थे उन्होंने मलयालम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का जो है यूज किया है अपने इंस्क्रिप्शंस में। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल है जहां पर हम देख रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेज का जो है वो यूज किया गया है ऑफिशियल रिकॉर्ड, मतलब कि सब कॉन्टिनेंट में मेंटेन करने के लिए। इसी समय पर चेराज ने, अगर हम बात करें तो, सांस्कृतिक ट्रेडिशन से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। टेम्पल थिएटर जो कि केरला का है, उसका अगर हम बात करें एक तरह से, तो हम देखते हैं कि इस पीरियड से ट्रेस किया जा सकता है और इसने जो है बहुत सारे जो स्टोरीज हैं वो बोरो किया है संस्कृत इपिक से। मलयालम भाषा की पहली जो लिटरेरी वर्क थी, अगर हम बात करें तो 12th सेंचुरी में लगभग बताई जाती है। ये जो है डायरेक्टली जो है आभारी है संस्कृत की। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि 14th सेंचुरी का टेक्स्ट जो कि था लीला तिलाकम, वो डील करता था ग्रामर और पोएटिक्स का। वो कंपोज किया गया था मणि परवालम शैली में। मणि परवालम का लिटरली मीनिंग है डायमंड्स एंड कोरल्स, जो कि रेफर करता है दो लैंग्वेजेस को, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज को, जो यहाँ साफ साफ अगर हम बात करें तो दो भाषाओं के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है, जो हमें बताता है कि दो लैंग्वेज का साथ साथ एक तरह से उपयोग हो रहा होगा। तो ये तो जाना हमने मलयालम भाषा के बारे में। अब हम बात करेंगे जगन्नाथ कल्ट के बारे में।
तो अगर हम अदर रीजन्स की बात करें तो हम देखते हैं कि रिलीजियस ट्रेडिशन मतलब धार्मिक परंपराओं के अराउंड ही रिलीजियस कल्चर का ग्रोथ होता है। बेस्ट एग्जाम्पल इस प्रोसेस का है कल्ट ऑफ जगन्नाथ, जिसका लिटरली मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया का मालिक। एक ऐसा नाम जो कि यूज किया जाता है विष्णु भगवान के लिए। और ये जो जगन्नाथ है ये पुरी में है जो कि उड़ीसा में है। आज तक जगन्नाथ की वुडन इमेज जो है वो लोकल ट्राइब के लोगों के द्वारा बनाई जाती है, जो कि ये सजेस्ट करती है कि जो जगन्नाथ थे वो ओरिजिनली एक लोकल गॉड थे, जो बाद में जाकर हम देखते हैं कि उन्हें विष्णु भगवान का रूप मान लिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि 12th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक टेम्पल बनवाएंगे पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए पुरी में। बाद में 1230 में हम देखते हैं कि किंग अनंग भीमा थर्ड ने अपने किंगडम को डेडिकेट कर दिया जगन्नाथ को और अपने आप को घोषित कर दिया डेप्यूटी ऑफ द गॉड, मतलब भगवान का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। आगे हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्पल जो है वो इंपॉर्टेंस गेन करता है एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, मतलब तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में, इसकी जो अथॉरिटी है वो सोशल और पॉलिटिकल मैटर में बढ़ने लगती है। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे कि मुगल, मराठा और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने हमेशा जो है अटेम्प्ट किया कि वो जो है टेम्पल पर अपना कंट्रोल जमा सके। उनका मानना था कि अगर हम मंदिर पर कंट्रोल कर लेंगे तो उनका रूल जो है वो लोकल पीपुल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तो था जगन्नाथ के बारे में। अब हम बात करेंगे राजपूत और ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म के बारे में। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश जो है उस रीजन को, जो कि आज मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान का है, उसे जो है राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रदेश था, मतलब कि एरिया था, जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। हालांकि यह मतलब पार्टली रूप से ही सही है, क्योंकि ऐसे अनेक मतलब कि अगर हम देखते हैं कि समूह है, मतलब कि ग्रुप हैं, जो कि नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में रहते हैं और अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं राजपूत के रूप में। और ऑफ कोर्स बहुत सारे और भी लोग हैं जो राजस्थान में रहते हैं और राजपूत नहीं हैं। हालांकि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक अलग ही कल्चर प्रदान की। इनकी जो कल्चरल ट्रेडिशन थी वो काफी क्लोजली लिंक थी उनके आइडियाज और एस्पिरेशन से, मतलब उनके आदर्शों और अभिलाषाओं से। लगभग 8वीं शताब्दी मतलब 8th सेंचुरी से हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट जो है राजस्थान, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो रूल किया जाता था राजपूत फैमिली के द्वारा। उन्हीं में से एक थे पृथ्वीराज चौहान। ये जो रूलर्स थे इनके आइडियल्स मतलब आदर्श इतने महान थे कि ये जो है बहुत ही बहादुरी के साथ अक्सर जो है लड़ाई लड़ते थे बैटलफील्ड में, और हारने की बजाय मरना पसंद करते थे। राजपूत हीरोज की जो कहानियां हैं वो रिकॉर्डेड है पोएम्स और सॉन्ग में, और अक्सर जो है उसे गाया जाता है स्पेशली ट्रेंड मिनिस्ट्रल्स के द्वारा, मतलब लोक गायक के द्वारा। ये जो पोएम और सॉन्ग है ये जो है प्रिजर्व करती हैं हीरोज की मेमोरी को, और इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो है इंस्पायर करेंगी और भी लोगों को कि वो इनका फॉलो करें। ऑर्डिनरी लोग जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं इन स्टोरीज के प्रति, और जिसमें जो है अक्सर जो है ये दिखाया जाता है बहुत सारे ड्रामेटिक सिचुएशन को, और इसमें जो है बहुत सारे हमें स्ट्रॉन्ग इमोशन देखने को मिलती हैं, जैसे कि लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वैलोर, एंगर एटसेट्रा। अगर हम बात करें कि क्या इन कहानियों में औरतों को भी कोई स्थान प्राप्त है, तो जी हाँ, कभी कभी हम देखते हैं कि झगड़े के कारण के रूप में उन्हें जाना जाता है, जब जो है पुरुष जो है मतलब किसी भी औरत को जीतने के लिए या उनकी रक्षा करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। कहीं कहीं यह भी देखने को मिला है कि औरतें जो हैं अपने शूरवीर पतियों का लाइफ और डेथ दोनों में फॉलो करती हैं। जैसे कि कुछ स्टोरीज हैं, अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस ऑफ सती की, जिसमें जो है विधवा औरतें जो हैं अपने पति के साथ जिंदा जो है चिता पर जल जाती थी। इस प्रकार जो लोग भी इस हीरोइक आइडियल को एक तरह से फॉलो करते थे, उन्हें अक्सर जो है अपने आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अब हम इन रीजनल फ्रंटियर के परे स्टोरी ऑफ कथक के बारे में बात करेंगे।
तो अगर हीरोइक ट्रेडिशन जो है वो अलग रीजन में अलग फॉर्म में पाई जा सकती है तो ये चीज डांस पे भी लागू होती है। आइए डांस के एक रूप कथक को अच्छे से हम जानते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है। ये जो डांस फॉर्म है ये नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट से एसोसिएटेड है। ये जो टर्म है कथक ये डिराइव किया गया है कथा से, जो कि एक वर्ड है जिसे यूज किया जाता है संस्कृत और अदर लैंग्वेज में स्टोरी के लिए। कथक जो है वो ओरिजिनली नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी, मतलब कास्ट थी, जो कि अपना परफॉर्मेंस देते थे गेस्चर और सॉन्ग के थ्रू। आगे हम देखते हैं कि 15th और 16th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट के फैलने के साथ ही कथक जो है एक अलग ही मोड ऑफ डांस जो है उसके रूप में बदलाव आने लगता है। हम देखते हैं कि राधा कृष्ण की कहानियां लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। और रासलीला में हम देखते हैं कि लोक नृत्य मतलब फोल्क डांस के साथ साथ कथक जो स्टोरी टेलर होते थे उनके जो है गेस्चर मतलब मूल भाव भी जुड़े होते थे। हम आगे देखते हैं कि मुगल एम्पायर और उनके नॉवेल्स के समय में कथक जो है वो परफॉर्म किया जाता था कोर्ट में, जहां पर जो है ये एक्वायर किया अपना प्रेजेंट फीचर्स और डेवलप किया एक अलग ही मतलब कि डांस फॉर्म में, जहां पर जो है इसका बहुत ही अनोखा स्टाइल था। आगे चलकर ये डेवलप किया दो ट्रेडिशन में या घराना में, एक तो था राजस्थान के कोट में और दूसरा था लखनऊ में। हम आगे देखते हैं कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह जो है एक मेजर आर्ट फॉर्म के रूप में उभरा। बाद में 19th सेंचुरी के दौरान ये जो मतलब कि अगर हम बात करें डांस फॉर्म था, यह इन दो रीजन में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के मतलब इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। इस डांस फॉर्म की प्रस्तुति में बहुत ही पेचीदा और रैपिड फुटवर्क के साथ साथ एलाबोरेट कॉस्ट्यूम्स और उसके साथ साथ जो स्टोरीज होती थी उसकी प्रस्तुति पर काफ़ी जोर दिया जाता था। इसी समय में हम देखते हैं कि कथक को और भी अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस की तरह ही जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे 19th और 20th सेंचुरी में नापसंद करते हैं। फिर भी जो है ये सरवाइव करती है और इसका परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू रहता है और हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद हमारी कंट्री जो है इसे रिकॉग्नाइज करती है जितने भी मतलब कि 6 क्लासिकल फॉर्म है उनमें से एक के रूप में। अब हम बात करेंगे कि ये क्लासिकल डांस आखिर होती क्या है। जब भी किसी आर्ट फॉर्म को क्लासिकल डिफाइन करने का क्वेश्चन उठता है तब ये जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है इसे क्लासिकल चुनने में। जैसे कि क्या हमें किसी डांस फॉर्म को सिर्फ इसलिए क्लासिकल कह देना चाहिए क्योंकि वो रिलीजियस थीम से डील करता है, या फिर हमें किसी को इसलिए मतलब क्लासिकल मान लेना चाहिए क्योंकि जो है इसको एक्वायर करने में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डील ऑफ स्किल की ज़रूरत पड़ती है और ये जो एक्वायर होता है ये बहुत ही साल ट्रेनिंग करने के बाद आता है। या फिर हमें किसी को क्लासिकल इसलिए मानना चाहिए क्योंकि वो जो है परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स और उसमें वेरिएशन जो है इनकरेज नहीं किया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए और इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे डांस फॉर्म जो जिसे क्लासिफाई किया जाता है फोल्क के रूप में वो भी जो है शेयर करती हैं बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक जिसे जो है क्लासिकल फॉर्म में माना जाता है। इसलिए हालांकि ये जो टर्म है क्लासिकल ये सजेस्ट करता है कि ये जो फॉर्म्स हैं ये सुपीरियर हैं, फिर भी जरूरी नहीं है कि ये पूरी तरह से सही हो। अगर हम और भी डांस फॉर्म की बात करें जो कि प्रेजेंट में रिकॉग्नाइज होती हैं क्लासिकल के रूप में तो वो है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथकली जो कि केरला का है, ओडिसी जो कि उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। तो अब हम बात करेंगे पेंटिंग्स की और उसमें भी मिनिएचर पेंटिंग की। तो एक अन्य ट्रेडिशन जो कि डेवलप हुई अलग तरीके से वो थी मिनिएचर पेंटिंग। ये जो मिनिएचर्स थी जैसा कि नाम से ही लगता है ये स्मॉल साइज पेंटिंग थी और इसे जनरली जो है किया जाता था वाटर कलर से क्लॉथ या पेपर पे।
अगर हम अर्लीस्ट मिनिएचर की बात करें तो ये किए गए थे पाल्म लीव्स पर या वुड पर। इनमें से जो कुछ ब्यूटीफुल पेंटिंग है वो पाई गई है वेस्टर्न इंडिया में, जिसे यूज किया जाता था जैन टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए, मतलब एक तरह से हम बात करें तो व्याख्या करने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर और शाहजहां जो है वो एक तरह से संरक्षण देते हैं हाईली स्किल्ड पेंटर को, जो कि प्राइमरली जो है अगर हम बात करें तो अकाउंट्स जो है, हिस्टोरिकल अकाउंट्स और पोएट्री जो है उसको जो है मैन्यूस्क्रिप्ट पर चित्रित करते थे। इसे जो है जनरली पेंट किया जाता था ब्रिलियंट कलर से, और इसमें दिखाया जाता था सीन्स, अगर हम बात करें तो कोर्ट का, बैटल का, हंटिंग का, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं सोशल लाइफ के। अक्सर हम देखते हैं कि उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था, और इनमें से जो कुछ गिने चुने लोग, जैसे कि कोई इम्पेयर हो गए अगर हम बात करें तो, या फिर उनके क्लोज एसोसिएट हो गए, ये जो होते थे इन्हीं के द्वारा सिर्फ इसे देखा जा सकता था। आगे हम देखते हैं कि जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो बहुत सारे जो पेंटर हैं वो उनके कोर्ट को छोड़ के नए जो इमर्ज हो रहे थे रीजनल स्टेट, उनके कोर्ट में चले जाते हैं। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि जो मुगल के आर्टिस्टिक टेस्ट थे वो जो है दक्कन के रीजनल कोर्ट्स को और राजस्थान के राजपूत कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो जो है अपने डिस्टिंक्टिव, मतलब अनोखी जो कैरेक्टरिस्टिक थी उस चीज़ की, उसको रिटेन भी करते हैं और साथ ही साथ उसको डेवलप भी करते रहते हैं। इनमें हम देखते हैं कि मुगल मतलब एम्पायर को ही एक तरह से, मतलब मुगल एग्जाम्पल को ही फॉलो करते हुए अब जो है रूलर्स और कोर्ट स्कीन जो है एक तरह से पेंटेड किए जाते हैं और इसे पोर्ट्रे किया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ ऐसे मतलब सेंटर पर हम जितने भी मतलब थीम थे जैसे मैथोलॉजी और पोइट्री के, उसका जो है चित्र बनाना जारी रहा। अगर हम और भी रीजन्स की बात करें जिसने अट्रैक्ट किया मिनिएचर पेंटिंग को, तो वो था हिमालयन फुट हिल, जो कि अभी पड़ता है मॉडर्न डे हिमाचल प्रदेश में। लेट 17वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि इस रीजन में अगर बात करें तो बोल्ड और इंटेंस स्टाइल जो है मिनिएचर पेंटिंग का वो डेवलप हुआ, जिसे बसोली बोलते थे। यहां जो मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट जो है पेंट की गई वो थी भानुदत्त की रसमंजरी। आगे हम देखते हैं कि 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल जो आर्टिस्ट थे वो प्लेन की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हिल्स की ओर पलायन कर जाते हैं। यहाँ जाते ही उन्हें जो है पैट्रोन जो है तैयार मिलते हैं, मतलब संरक्षक जो है वो तैयार मिलते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो स्थापित होती है। आगे हम देखते हैं कि 18वीं सेंचुरी के मिड में जो कांगड़ा आर्टिस्ट है उन्होंने जो है डेवलप कर लिया एक न्यू स्टाइल, जो कि जो है अगर हम बात करें तो मिनिएचर पेंटिंग में नई जान डाल देती है। उनकी अगर हम बात करें इंस्पिरेशन का जो कारण था वो था वैष्णवाइट ट्रेडिशन। इन पेंटिंग में सॉफ्ट कलर, जिसमें अगर हम बात करें तो ठंडे नीले और हरे रंग के अलावा बहुत सारा जो लिरिकल ट्रीटमेंट दिया जाता था, अगर हम बात करें थीम में, वो जो है इस कांगड़ा पेंटिंग को बहुत ही अनोखी बनाती थी। यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो ऑर्डिनरी लोग होते थे वो भी जो है पेंट करते थे पॉट पे, वाल पे, फ्लोर पे, क्लॉथ पे। हालांकि ये जो आर्ट फॉर्म होता था ये जो है बहुत ही मुश्किल से जो है वो सरवाइव कर पाता था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मिनिएचर पेंटिंग की, तो वो जो है केयरफुली जो है प्रिजर्व की जाती थी पैलेसेस में, मतलब राजमहल में, और यही कारण जो है वो सदियों से सुरक्षित है। तो ये तो हमने बात की मिनिएचर पेंटिंग्स की। अब हम बात करेंगे और एक क्लोजर लुक देंगे बंगाल की। इसमें हम देखेंगे कि रीजनल लैंग्वेज का ग्रोथ कैसे हुआ। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि हम अक्सर जो है किसी भी रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज जो कि वहां के लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे। लेकिन ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है कि आज जो है बंगाली संस्कृत भाषा से निकली हुई भाषा मानी जाती है। लेकिन हम अगर अर्ली टेक्स्ट की बात करें, जो कि संस्कृत टेक्स्ट हमें मिली है, वो सजेस्ट करती है कि जो लोग थे बंगाल के वो कभी भी जो है संस्कृत से निकली हुई भाषा का मतलब एक तरह से प्रयोग नहीं करते थे।
फिर ये सवाल उठता है कि आखिर जो है ये न्यू लैंग्वेज अगर हम बात करें तो इमर्ज कैसे हुई। तो हम देखते हैं कि ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच कॉमर्शियल टाइज जो है वो स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। आगे हम देखते हैं कि 4th सेंचुरी में गुप्ता रूलर जो है वो एस्टेब्लिश करता है अपना पॉलिटिकल कंट्रोल नॉर्थ बंगाल में, और वहां पर जो है ब्राह्मणास को एक तरह से हम बात करें तो सेटल करवाना स्टार्ट करवा देता है। और इसलिए हम देखते हैं कि आगे जाके लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो मिड गंगाटिक वैली का अगर हम देखें तो वो इस एरिया में एक तरह से बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालने लगता है। और 7th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो चाइनीज ट्रेवलर हुयुन सॉन्ग ने ये पाया कि बंगाल में सभी जगह संस्कृत से संबंधित भाषाएं ही प्रयोग हो रही है। आगे हम देखते हैं कि 8th सेंचुरी में बंगाल जो है एक तरह का सेंटर बन गया था रीजनल किंगडम के, मतलब कि एक तरह से पालास के अंदर में। और आगे जाके हम देखते हैं कि 14th और 16th सेंचुरी के बीच में बंगाल जो है वो रूल किया जाता है सुल्तान के द्वारा, जो कि इंडिपेंडेंट था दिल्ली के रूलर से। आगे हम देखते हैं कि 1586 में जब अकबर ने इस मतलब की बात करें बंगाल को जीत लिया तो इसे सूबा माने जाना लगा। उस समय पर हम देखते हैं कि पर्शियन जो था वो लैंग्वेज था एडमिनिस्ट्रेशन का, और बंगाली जो है वो डेवलप हो रहा था एज अ रीजनल लैंग्वेज के रूप में। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 15th सेंचुरी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का जो बंगाली समूह था एक सामान्य अगर हम बात करें मतलब कॉमन जो है साहित्य भाषा के रूप में यूनाइटेड हो गया। और ये जो साहित्यिक भाषा है ये उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की मतलब अगर बात करें तो बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। हालांकि ये जो बंगाली लैंग्वेज है ये डिराइव हुआ है संस्कृत से, लेकिन ये जो है पास किया है बहुत सारे स्टेजेज ऑफ इवोल्यूशन, जिसके बाद जो है ये फाइनली जो है प्रेजेंट फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड जो है जो कि डिराइव हुआ है बहुत सारे वैरायटी ऑफ सोर्सेज से, जिसमें आता है ट्राइबल लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज। इन सभी जो है इनका जो अब अगर हम बात करें तो ये जो है अब पार्ट हो गई है मॉडर्न बंगाली का। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम अर्ली बंगाली लिटरेचर की बात करें तो ये जो है डिवाइड हुआ है दो कैटेगरी में। एक जो है संस्कृत से मतलब कि उसका मतलब बहुत बड़ा योगदान है संस्कृत का, और दूसरा जो है इससे इंडिपेंडेंट है। अगर पहली कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें आता है ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत, इपिक, मंगल काव्य इस और भक्ति लिटरेचर, जैसे कि बायोग्राफी जो है चैतन्य देवा का जो कि लीडर थे वैष्णव भक्ति मूवमेंट के। अगर सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो उसमें जो है नाथ जो है साहित्य अगर हम बात करें तो शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, इसके अलावा फेरी टेल्स, लोक कथाएं और गाथा गीत। अब हम थोड़ा मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो नाथ लोग होते हैं ये सन्यासी होते थे, और जो कि मतलब अगर हम बात करें तो तरह तरह के यौगिक क्रियाएं करते थे। ये पर्टिकुलर सॉन्ग जो कि अक्सर जो है इनेक्ट किया जाता है, ये बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के सामने सन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया, मतलब कि उसको इनकरेज किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धर्म ठाकुर जो है वो एक पॉपुलर रीजनल डायटी हैं, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या फिर काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि आगे जो हमें मतलब कि फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें जो टेक्स्ट हमें मिले हैं उसका जो है अगर हम बात करें टाइम पता करना कंपेरेटिवली इजी है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि वो जो है कंपोज किए गए हैं लेट 15th या मिड 18th सेंचुरी के आसपास, मतलब उसी के बीच में। वहीं अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो जो है सर्कुलेट हुई है ओरली, और यही कारण जो है हम प्रिसाइजली जो है उसका डेट नहीं पता कर सकते। ये जो है अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें पॉपुलर थी ईस्ट बंगाल में, जहां पर जो है इन्फ्लुएंस था मतलब कि अगर हम बात करें ब्राह्मणास का बहुत ही कम। तो ये तो हमने जाना बंगाली लैंग्वेज के बारे में। अब हम बात करेंगे पीर्स और टेम्पल्स के बारे में।
हम देखते हैं कि 16th सेंचुरी से लोग जो हैं अब माइग्रेट करने लगे हैं लार्ज नंबर में लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल रीजन से साउथ ईस्टर्न बंगाल की ओर, जहां पर जो है उन्हें फॉरेस्टेड और मार्सी एरियाज मिलता है, मतलब जंगली और दलदली वाले इलाके। और जैसे जैसे वो ईस्टवार्ड जाते हैं वो जो है फॉरेस्ट को क्लियर करने लगते हैं, और उस फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद वहां पर राइस कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं मछुआरों के और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के, जो कि अक्सर मतलब कि ट्राइबल्स होते थे, वो जो है मर्ज हो जाते हैं नए कम्युनिटीज पीजेंट्स के साथ। इन्हीं दिनों में हम देखते हैं कि मुगल का कंट्रोल जो है वो बंगाल में हो जाता है, और वो जो है अपना कैपिटल जो है वो ईस्टर्न डेल्टा मतलब ढाका में बनाते हैं। और हम देखते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी लोग जो हैं वो भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो कि इन इलाकों के मतलब अगर हम बात करें तो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के केंद्रों के रूप में काम आती थी। शुरुआत में मतलब हम देखें तो बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अनस्टेबल कंडीशन में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा अगर हम बात करें तो एश्योरेंस मतलब चाहते थे, और ये सुख सुविधा और आश्वासन उन्हें अगर हम बात करें तो कम्युनिटी लीडर्स ने प्रदान की। ये जो नेता थे ये जो है शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अगर हम बात करें तो सुपरनेचुरल पावर है, और लोग इन्हें प्यार और अगर हम बात करें अफेक्शन के साथ मतलब रिस्पेक्ट के साथ जो है इसे पीर बोलते थे। अगर इस पीर श्रेणी में बात करें तो इसमें आते हैं बहुत सारे रिलीजियस पर्सनालिटीज़, डेयरिंग कॉलोनाइजर्स जो कि काफ़ी मतलब कि बहादुर होते थे। इसके अलावा बहादुर सोल्जर्स भी होते थे। इसके अलावा बहुत सारे हिंदूज और बुद्धिस्ट डाइटीज़ मतलब देवी देवताएं थे। इसके अलावा बहुत सारे एनिमिस्टिक स्पिरिट भी थे। एनिमिस्टिक स्पिरिट वाले लोग वो होते हैं जिनका मानना होता है कि पेड़ पौधे जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं इन सब में जीवात्मा शामिल है। ये जो पीर थे इनकी जो पूजा करने की तरीके थे वो जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, और इनकी जो है एक तरह से अगर हम बात करें तो श्राइन्स जो हैं वो बंगाल में सभी जगह पाई जाने लगी। आगे हम देखते हैं कि बंगाल में 15th सेंचुरी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो कि 19th सेंचुरी में आके समाप्त हो गया। हमने देखा कि ये जो मंदिर और जो धार्मिक भवन है ये अक्सर उन व्यक्तियों के द्वारा या ग्रुप के द्वारा बनाई जाती थी जो कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। बहुत सारे अगर हम बात करें साधारण जो ब्रिक और टेराकोटा के टेम्पल बने थे बंगाल में वो बनाए गए थे बहुत सारे छोटे सोशल ग्रुप के द्वारा, जैसे कि कोलू जो कि वायल प्रेशर थे मतलब जिसे तेली बोलते हैं। इसके अलावा कंसारी जो कि बेल मेटल वर्कर थे। तो इन लोगों ने एक तरह से मिल के जो है इन छोटे छोटे जो है मतलब साधारण जो है टेम्पल्स बनाए थे। जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई तो उन्होंने नए अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, और इसका जो है बहुत सारे फैमिलीज ने जो कि सोशल ग्रुप थे यहाँ पर उन लोगों ने इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाया। जैसे जैसे इन लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई इन्होंने इन मतलब कि जितने भी स्मारक जो बनाते थे इनके निर्माण से अपना स्टेटस दिखाने की कोशिश की। हमने आगे देखा कि जब स्थानीय देवी देवता जो कि पहले गांवों में झोपड़ियों में पूजे जाते थे, जब ब्राह्मणों ने इनको मान्यता प्रदान कर दी तब हम देख रहे हैं कि इनकी जो प्रतिमाएं हैं वो मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। और ये जो टेम्पल बनाई जाती थी ये जो है उन झब्बेदार जो हम लोगों ने देखा था झोपड़ी उनके जो है एक तरह से कॉपी करते थे। जैसे कि उनका क्या क्या कॉपी करते थे तो डबल रूप्ड दो चाला जिसे बोलते थे, फिर से 4 रूप्ड चौचाला बोलते थे। इन सबको एक तरह से वो एक तरह से कॉपी करते थे। जब ये मंदिर बनाई गई थी इनकी बहुत सारी चीजें छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला और चौचाला होती थी, उसको जो है एक तरह से इन्होंने कॉपी कर लिया इन मंदिरों में। और इसके कारण हमें देखने को मिलता है इवोल्यूशन ऑफ बंगाली स्टाइल टेम्पल के आर्किटेक्चर में। तो हमें बंगाली स्टाइल अब हमें देखने को मिलने लगा। और कंपेरेटिवली अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो होती थी 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर होती थी, और इनमें क्या होता था कि 4 जो होती थी ट्रायंगुलर रूफ होती थी जो कि 4 वाल पर रखी जाती थी, और उनको जो है ऐसे कन्वर्ज करवाया जाता था कि वो एक पॉइंट पर एक तरह से कर्व बनाते हुए एक पॉइंट पर मिल जाए। ये जो टेम्पल्स बनाई जाती थी ये स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर बनाई जाती थी। इन जिन मंदिरों की अगर हम बात करें तो इनको भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन बाहरी भाग में अगर हम देखें तो इसे डेकोरेट किया जाता था पेंटिंग से, ऑर्नामेंटल टाइल्स से, और इसके अलावा जो है टेराकोटा टैबलेट से। हमें ये विशेष चीजें जो हैं कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बंकुरा जिले में बिष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें हमें देखने को मिल सकती है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस दिखाती है। अब हम बात करेंगे मछली की भोजन के रूप में।
हम जानते ही हैं कि ट्रेडिशनल जो फूड हैबिट होता था वो जनरली बेस्ड होता था जो भी लोकली अवेलेबल फूड वहां पर उपलब्ध होती थी। और चूंकि बंगाल एक रिवराइन प्लेन थी तो वो बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस करती थी राइस और फिश, और इसलिए स्वाभाविक भी है कि आपको सब लोगों के मेन्यू में ये दो वस्तुएं तो जरूर देखी जा सकती थी। यहां तक कि जो गरीब होते थे उनके भी आपको एक तरह से मेन्यू में ये दो चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। और इसलिए हम समझ ही सकते हैं कि फिशिंग जो है वहां पर हमेशा से जो है इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था जो कि वहां के लोग करते थे। और इसके बहुत सारे रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं बंगाली लिटरेचर में, जहां पर हमें देखने को मिलेगा बहुत सारे फिश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि हमें मंदिरों और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में उनकी दीवारों पर अगर हम देखें तो हमें मिट्टी की पट्टियां लगी हैं जिनमें हमें देखने को मिलता है कि मछलियों को साफ करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टोकरियों में भरकर बाजार में मछलियों को ले जाते हुए भी उसमें दिखाया गया है। हम जानते ही हैं कि ब्राह्मणों को, अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियन फूड को खाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय मतलब कि जो हम बात करें लोकली ये आहार के रूप में ये जो मछली है इसकी लोकप्रियता इतनी देखने को मिली कि ब्राह्मण धर्म ने के जो भी विशेषज्ञ होते थे उन्होंने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस मतलब कि एक तरह से रूल में एक तरह से ढील दे दी कि आप जो है खा सकते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है बृहद धर्म पुराण में, जो कि बंगाल में रचित 13वीं सेंचुरी का संस्कृत ग्रंथ है, जिसने मतलब एक तरह से स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है और जाने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें एक्स्ट्रा क्या जानना है। तो आज हमें जानना है इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट यूरोप में। 18वीं सेंचुरी के अंत तक हम देखते हैं कि लोग जो है यूरोप के वो अपने आप को वहां के अंपायर के प्रजा के रूप में देखते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर, या फिर जो है अपने आप को एक मेंबर के रूप में देखते हैं चर्च का, जैसे कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। लेकिन हम देखते हैं कि 18वीं सेंचुरी के अंतिम दशकों में मतलब लास्ट ईयर्स में हम देखते हैं कि लोग जो है अपने आप को एक ऐसे कम्युनिटी के सदस्य के रूप में पहचानने लगे थे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। और इसका प्रभाव हमें आगे देखने को मिला, जैसे कि अर्ली 19वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि रोमानिया स्कूल के टेक्स्ट बुक जो है जो कि लिखे जाते थे रोमानियन में, जबकि पहले जो है ग्रीक में लिखे जाते थे। और इसी तरह हम और भी एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हंगरी में हंगेरियन को एक तरह से अडॉप्ट किया जाता है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, जबकि वहां पर पहले लैटिन यूज होता था। यह और इसी तरह के और भी डेवलपमेंट जो है लोगों को यह एहसास करवाया कि प्रत्येक भाषा के जो लोग हैं मतलब कम्युनिटी हैं वो एक अलग राष्ट्र के थे। इस फीलिंग को और भी मजबूती मिली जब हम देखते हैं कि इटालियन और जर्मन का एक तरह से हमें मूवमेंट मिलता है यूनिफिकेशन के लिए, वो भी 19वीं सेंचुरी के अंत में। और इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।